हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपना एक नया टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट को फुल्ली क्लियर करना है और डेप्थ में क्लियर करना है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो बच्चे ऊपर ऊपर मैथ्स पढ़ते हैं वो एग्जाम में अटक जाते हैं। जब अच्छा क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट वाला तब आप उसको ढंग से नहीं कर पाओगे। तो कभी भी जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये बात ध्यान रखो कि पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कोई क्वेश्चन क्लियर करो। यदि छोटा मोटा भी कॉन्सेप्ट रह जाता है तो उसको जरूर क्लियर करो, नहीं तो किसी ना किसी ने एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा जिसमें आप अटक जाओगे और वो होगा एग्जाम में, है ना। तो आप मैथ्स पढ़ें तो हमेशा ध्यान रखें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करें। तो मेरे वीडियो लेक्चर में मैं एक ही खास बात आपको बार बार बताता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अभी तक अपन ने फंक्शन पढ़ लिया है, जी ऑफ एफ ऑफ जी है, सारे टाइप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, रिलेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब नया टॉपिक है इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके इस पूरे टॉपिक पे आपका जो नया जो सेकंड चैप्टर है आपका, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका डेप्थ में कॉन्सेप्ट लगने वाला है स्टार्टिंग में ही। वो उसी को समझ आएगा जिसने ये वीडियो लेक्चर ढंग से देखा है। तो चलिए चालू करते हैं। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो मैं कंसिडर कर लेता हूं मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स टेंड्स टू वाई। मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा नया फंक्शन डिजाइन कर रहा हूं जिसमें मैंने क्या किया है, जो फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है उसको मैंने एक्सचेंज कर दिया है। तो अभी मेरा जो फंक्शन है इसके आप ध्यान से देखो तो डोमेन एक्स है और रेंज वाई है। मैंने एक नया फंक्शन बना दिया जिसमें मैंने डोमेन और रेंज जो गिवन फंक्शन एफ था उसका एक्सचेंज करके लिख दिया है। क्लियर होगी बात? देखिए यहां पे मैंने क्या करा, एक नया फंक्शन जी कंसिडर कर लिया है जिसका डोमेन जो है वो एफ का रेंज है और जिसका जो रेंज है वो एफ का डोमेन हो गया है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास एक नया फंक्शन जी आ जाता है। अब बात आती है कि इससे क्या हुआ। अब यदि मेरे पास एक कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ ये दो बातें भी होती हैं, कौन कौन सी? वन इज जी ओ एफ। ये हमने लास्ट वाला जो लेक्चर हमारा था उसमें क्लियर कर लिया था कि जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं। तो यदि मेरे पास एक कोई फंक्शन जी एग्जिस्ट करता है जिसका डोमेन और रेंज एक्सचेंज है, साथ ही साथ जो जी ऑफ एफ है वो आई ऑफ एक्स के बराबर है। आई ऑफ एक्स अपने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो इनवर्स में लगेगा, आपको याद हो। तो आई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ x क्यों लिखा हुआ है। x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मेरा फंक्शन किसका है? g का फंक्शन है। तो जो g की रेंज है उसका आंसर आने वाला है और g की रेंज मेरा क्या है? x में है, ठीक है। इसलिए i ऑफ x आंसर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हर क्वेश्चन में हमको लिखना पड़ेगा। दूसरा आ रहा है f ऑफ g। तो f ऑफ g में रेंज किसकी आ रही है? अपने पास f की आ रही है ना, फंक्शन f का है। तो उसमें रेंज f की लगेगी तो f की रेंज y, दैट इज i ऑफ y। i क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि यदि एक मेरे पास फंक्शन है f of x tends to y, मैंने एक नया फंक्शन बनाया g that is y tends to x such that f of g is iy and g of f is ix। तो मैं कह सकता हूं कि जो g है वो फंक्शन f का इनवर्स है। इसको बोलते हैं अपन इनवर्स, मतलब एक्सचेंज हो जाना डोमेन और रेंज का। इसको बोलते हैं g। इस केस में कह सकता हूं मैं g f का इनवर्स है, और मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूं कि f जो होगा वो g का इनवर्स होगा। ऑब्वियस ही बात है, यदि जी एफ का इनवर्स है तो एफ जी का भी इनवर्स होगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन इस पूरी जो मैंने कहानी बताई इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन जो कई बुक्स में यूज होता है, कई बार हमें भी यूज करना पड़ेगा, वो ये एनसीईआरटी में यूज नहीं किया हुआ है बट हाँ इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, उसने बस थोड़ा सा लाइन लिखी हुई है, बट कई बुक्स इसके थ्रू भी पढ़ाते हैं। तो दूसरा इलिस्ट्रेशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन है जो 1 1 और ऑन टू दोनों है, एक कोई फंक्शन है मेरे पास जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू तो हमने देख रखा है। यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक डेफिनेशन तो मैंने यहां बता दी जो एनसीईआरटी यूज करती है, और एनसीईआरटी सॉल्व भी ऐसे करेगी और चाहेगी आप ऐसे करो। कई बुक्स इस लैंग्वेज का यूज करके काम कर लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई फंक्शन है जिसका 1 1 और ऑन टू दोनों की दोनों एग्जिस्ट है, मतलब एक फंक्शन है 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है, तो मैं कह सकता हूं उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट अपन जो फॉलो करेंगे वो फर्स्ट वाली मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें यदि क्वेश्चन में आ जाता है ना कि बताओ एफ इनवर्स निकालो, तब आपको इसमें वापस इसी पैटर्न की प्रोसीजर को यूज करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन का ही यूज कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी का यूज करेगी। बट हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बुक्स इस मेथड को यूज कर सकती हैं और ये वैलिड भी है ना।
तो अपन बेसिकली इसका यूज करेंगे जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कई जगह इसका काम आने वाला है। तो चलिए इस डेफिनेशन पे जाते हैं और कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले अपन देखते हैं कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें मेथड क्या रहने वाली, पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं। तो अपन को करना क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको करना ये होगा कि कोई फंक्शन दिया होगा, तो फॉर एग्जांपल अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेट्स टेक 2x + 3 दिया हुआ है ना, कुछ डोमेन और रेंज अपन को असाइन करके R2 R फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आपको जब उसका g एक नया फंक्शन बनाना होगा, है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। यदि आपको ऑन टू फंक्शन का कांसेप्ट याद है, जब अपन ऑन टू फंक्शन प्रूव करते थे तो हम क्या करते थे, इसको y के इक्वल कर लेते थे और y को इक्वल करने के बाद हम क्या करते थे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे, याद आ रहा है? बस इतना सा काम आपको करना है और इसके बाद अपन ये जो नया फंक्शन आ गया इसको g फंक्शन कहते हैं। बाकी प्रोसीजर तो बहुत ही आसान है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है जो हमने ऑन टू फंक्शन में करा था। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको इस डेफिनेशन से करवा देता हूं। इनवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल सा रीजन है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, वो इनवर्स पे ही आता है ना। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 23rd नंबर का आपकी बुक का ही एग्जांपल है, ये डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने पास एक फंक्शन है दैट इज n2y, है ना, नेचुरल नंबर 2y दे रखा है और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है आपको। और जो y है, y के बारे में क्या बोला गया है, y के बारे में बोला है कि y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर टाइप है, सच दैट y इक्वल्स टू x+3 एंड x बिलोंग्स टू, ये y की डेफिनेशन दे दी आपको। ठीक है, तो हमको 2 काम करने हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि बताना है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दूसरा काम हमें बताना है कि उसका जो इनवर्स है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आप 1-1 ऑन 2 वाला जो मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको बुक वाला ही मेथड एचसीआईटी वाला फॉलो करा रहा हूं, दैट इज अ बेटर वन, जीओएफ और एफओजी, अपन उसी को फॉलो करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो कि अपन ऑन टू फंक्शन में करा करते थे वही वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो आप लिखेंगे लेट देयर इज एन एलिमेंट y दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने कोई y एलिमेंट ले लिया है जो किसमें है, y में। मैं कह सकता हूं लेट देयर इज अ नेचुरल नंबर, लेट देयर इज अ y एलिमेंट, देयर इज अ एलिमेंट y इन y, मतलब किसमें है, रेंज में। मैंने बोला कि मेरे पास जो y साइड दे रखा है रेंज में, उसमें से मैंने कोई आर्बिट्ररी कोई भी एक रैंडम एलिमेंट y ले लिया, और कैसा ले लिया है, जो कि किस टाइप का है, नेचुरल नंबर टाइप का, है ना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एज पर द डेफिनेशन ऑफ y आई कैन से, y की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या कह सकता हूं कि y विल बी इक्वल्स टू 4x + 3, और इसको सॉल्व करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, x की, जो अपन ऑन टू फंक्शन में करा करते थे, आपको याद हो, तो कितनी आ जाएगी, y - 3/4, इसकी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक तो सेम बात है अपन जो करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अब एक नया फंक्शन g बनाना है। क्यों नया फंक्शन g बनाना है, क्योंकि हमें क्या बताना था, इनवर्स है, और इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको डोमेन और रेंज को एक्सचेंज करना है। तो यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं, इसमें डोमेन किसको डिनोट करेगा, यहां से देखो आप, तो यहां से अच्छे समझ आएगा, डोमेन किसको डिनोट करेगा, x की वैल्यूज को, रेंज किसको डिनोट करेगा, y की वैल्यू को। बट यदि आप यहां पर देखें तो यहां पे y किसको डिनोट करेगा, डोमेन को डिनोट करेगा, और x किसको डिनोट करेगा, रेंज को डिनोट करेगा। यदि एक फंक्शन ये है, तो मैंने क्या करा है, मैंने एक नया फंक्शन ऐसा बना लिया जिसमें डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो गए। यही तो काम है इनवर्स का। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि लेट देयर इज अ न्यू फंक्शन g, कैसा है, जिसमें y टेंड्स टू n हो गया है। मैंने उल्टा कर दिया है ना, लेट देयर इज अ न्यू फंक्शन g जिसमें y टेंड्स टू n है, मतलब यहां पे रेंज और मैंने डोमेन को एक्सचेंज कर दिया है। तो आई कैन डिफाइन अ न्यू फंक्शन g ऑफ y सच दैट g ऑफ y किसके बराबर है, y - 3/4 के बराबर। ये g ऑफ y मान लो उसको। ठीक है, जो नया फंक्शन आ गया था उसको किसके बराबर मानना है, नया फंक्शन g ऑफ y मानना है, क्योंकि वेरिएबल y। बस अब मुझे बताना है कि ये इसका इनवर्स कब होगा। ये तो इनवर्स हो सकता है, बट कब होगा, उसके लिए आपको जो 2 डेफिनेशन उसने बताई थी उसको वेरीफाई करना जरूरी है। कौन सी बताई थी, कि एफओजी और जीओएफ, ये निकालना पड़ेंगे, है ना। यदि जीओएफ और एफओजी, तो आपका यहाँ पे एफओजी किसके बराबर होना चाहिए, एफ की रेंज क्या है y, तो एफओजी किसके बराबर होना चाहिए, आई ऑफ y के बराबर होना चाहिए।
और g ऑफ f किसके बराबर होना चाहिए थी, g के बारे में बात करूं तो वो i ऑफ n के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है बात, ये i y और i m समझ आ रहा है। फिर से बताता हूं, जो आपको फंक्शन यहां लिखा हुआ आपको उसको देखना, जो मेन फंक्शन है f का है, तो f की जो रेंज होगी ये उसमें आएगा। तो f की रेंज किसकी में आ रही है, y में आ रही है, तो i ऑफ y बनेगा। यदि g की बात करता हूं तो g की रेंज क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है, तो यहाँ g ऑफ f किसका बनेगा, n में बनेगा। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, यदि ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो मैं कह सकता हूं कि g इज द इनवर्स ऑफ f। बस इतनी सी कहानी है। ये तो अपन ने ऑन टू फंक्शन में सारा काम कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, हमें f ऑफ g और g ऑफ f को कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं f ऑफ g। तो g मतलब क्या है, g ऑफ y है, तो f ऑफ g ऑफ y निकालते हैं, है ना। f ऑफ g ऑफ y निकालते हैं। क्या होता है f ऑफ g ऑफ y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ y। तो मतलब फंक्शन जो मेरा f है उसमें मुझे g ऑफ y पुट करना है इन प्लेस ऑफ x। तो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू x की जगह पे क्या रखना है आपको, y माइनस 3/4। ये अपन ने फंक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी, इसकी काफी प्रैक्टिस। इसको सॉल्व यदि कर लोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और फिर 3 माइनस 3 प्लस 3, तो फाइनली आंसर आपका y आने वाला है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये f ऑफ g ऑफ y कितना आ गया, y, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, जिसको मैं कह सकता हूं i ऑफ क्या है, ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना। बट इसको क्या लिखूंगा मैं, i ऑफ y लिखूंगा। क्यों लिखूंगा y, क्योंकि रेंज y से आया है ना, y में फंक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ अपन को और क्या निकालना है, अपन को g ऑफ f भी निकालना है। तो g ऑफ f में x आएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। तो जो मेरा फंक्शन g है, जो मेरा फंक्शन g है, इसमें मुझे y की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x की वैल्यू डाल देना। तो डाल देते हैं, चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा y की जगह 4x प्लस 3 कर देते हैं। तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करके आपको पता है x आंसर आने वाला है। और x को क्या लिख सकता हूं, i ऑफ n लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन मेरा यहाँ पे n था। बस, तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि जो f ऑफ g है वो i ऑफ y के बराबर है, g ऑफ f i ऑफ n के बराबर है। इससे मुझे ये समझ आया कि जो g फंक्शन है वो f का इनवर्स है। तो मैं कह सकता हूं कि f इनवर्स एग्जिस्ट एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। तो आपको जो फाइनल आंसर लिख के आना होगा उसमें क्या लिखेंगे आप, g इज द इनवर्स ऑफ f। बस इतनी सी काम कहानी है, बाकी आपका काम खत्म हो गया। ठीक है बात। तो g जो फंक्शन है वो आपका f का इनवर्स है, दैट्स ऑल। इतना सा काम करना होगा। एक एग्जांपल पर इसी बेस का और डिस्कस कर लेते हैं ना। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सेम पैटर्न है। क्योंकि इनवर्स जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बोर्ड में जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो इनवर्स वाले टॉपिक से ही आएगा, है ना। ऑन टू से भी आ सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 24 क्या कहता है, एग्जांपल 24 कहता है कि एक आपके पास दे रखा है y इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको दे रखा है, और दिस इज अ सबसेट ऑफ n। आपको पता है ये n का ही सबसेट होगा क्योंकि n स्क्वायर है ना। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो नहीं आने वाले y में, वो सबसेट ऑफ n आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है f ऑफ n इज टू y, फंक्शन हो गया है n स्क्वायर। पहला तो काम हमको बताना है कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दूसरा काम आपको बताना है कि इसका इनवर्स क्या है। तो अपन सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे लेट देयर इज अ आर्बिट्ररी एलिमेंट y जो y में एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन में अपन चलते हैं, अपन लिखेंगे लेट देयर इज अ आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन y, मतलब जो कैपिटल Y है उसमें मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है y, और y किस टाइप का एलिमेंट ले लिया है, y मैंने नेचुरल नंबर टाइप का एक एलिमेंट ले लिया है। ठीक है बात। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था ऑन टू फंक्शन वाला पैटर्न फॉलो करने वाले। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वल कर लेंगे, है ना, n स्क्वायर के। यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ गई, n इक्वल्स टू रूट y आ गया। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो करते थे। इसके बाद अब क्या करने वाले, इसके बाद अब एक नया फंक्शन g डिफाइन करने वाले, तो वही करते हैं। तो बोलेंगे लेट देयर इज अ फंक्शन g
अब जी में डोमेन और रेंज को मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जो फंक्शन थी तो मैं क्या लिखूंगा, जी y is to n कर दिया, n is to y था तो उसको y is to n, such that let there is a function g such that g of y equals to root y। अब मुझे बताना, मैंने एक नया फंक्शन g डिफाइन कर लिया है जो इसका जस्ट उल्टा है, जिसमें डोमेन और रेंज क्या कर दिए मैंने, एक्सचेंज कर दिए। अब मुझे बताना है कि क्या ये इनवर्स है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे दो कंडीशन चेक करनी होती है। दो कंडीशन आपको पता है क्या चेक करनी होती है, g of f और f of g। ये दो कंडीशन आपको चेक करनी होती है, तो चलिए चेक करिए। तो g of f पे जाते हैं, तो g of f क्या होने वाला है, तो g of f of n कह सकते हैं अपन, है ना, तो g of f of n कह सकते हैं इसको। तो मतलब मेरा जो फंक्शन g है उसमें मैं f of n को पुट कर दूंगा, तो g मेरा ये रहा फंक्शन, है ना, तो इसमें मैं क्या पुट कर देता हूं, अंडर रूट y की जगह f of n डाल देता हूं, f of n है n स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ गया, n आ गया, ठीक है। जिसको मैं क्या कह सकता हूं, जिसको मैं कह सकता हूं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, n या y, उसका डिसीजन आपको g से करना होता है ना, क्योंकि g of f है, तो g से डिसीजन करना होगा, तो g की जो रेंज होगी वो होगी, तो g की रेंज n है, तो आपको यहाँ n लिखना है, बस ये लॉजिक चलेगा। f of g की बात करते हैं, तो f of g में क्या आएगा, g मतलब y टाइप का फंक्शन है ना, तो g of y हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f of g of y लिख सकता हूँ, ठीक है, ये g है। फिर जो फंक्शन f है उसमें g of y डाल देता हूँ, मतलब n स्क्वायर में, तो n स्क्वायर में मेरे को रूट y डाल देना है, तो रूट y, इसका आंसर भी y आ गया। इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बट इसको मैं कैसे लिखूंगा, i ऑफ, क्योंकि ये f का फंक्शन है और f की रेंज क्या आती है मेरी, y आती है, तो मैं इसको i ऑफ y कहने वाला हूं। बस ये थोड़ी सी आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो मैं कह सकता हूं कि g ऑफ f i के बराबर है, f of g i y के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो फंक्शन मैंने g नया डिफाइन करा है ये f का इनवर्स है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है। तो मैं कह सकता हूं हेंस f inverse exists and g is the inverse of f। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो अब इस पे बेस्ड अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देख लेंगे। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो उसको फिर आप शेयर करें, ठीक है, ओके। चलिए तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें बेटा क्वाड्रेटिक आ गया। अब तक क्या था, अपने पास जो एक्सप्रेशन आ रहे थे वो लीनियर थे, और जब लीनियर एक्सप्रेशन होते तो आपको एक्स और वाई का ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है और आप इनवर्स बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे। ये एग्जांपल मैंने इसलिए चूज किया कि यहाँ पर अब जो इक्वेशन अपन को दे रखी है ना, फंक्शन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में आपको एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई जब निकालना होगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है आप कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड लगा लें, दूसरा तरीका होता है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। ये दो पैटर्न है। बुक ने कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड को फॉलो करा है, कंप्लीटली द स्क्वायर सबको नहीं आती तो मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब बच्चों को याद होता है और आपके लिए बहुत आसान होगा, तो अपन यहाँ पे उसको फॉलो करेंगे। तो अपन उसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है f of n to r n to s दे रखा है, s इज द रेंज ऑफ f दे रखी है ना। आपको उसका इनवर्स निकालना है और बताना है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और करता है तो वो क्या है। तो चलिए देखते हैं, वही काम शुरू करेंगे। अपन लिखते हैं लेट देयर इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन s, ठीक है, क्योंकि s अपनी रेंज है रखी। तो मैंने एक एलिमेंट y मान लिया s में, सच दैट एज पर माय डेफिनेशन y विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। अब करना क्या है, इसके आगे बुक क्या करती है, कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड निकाल के वैल्यू निकाल लेती, बट मैं नहीं करता हूं। मैं क्या बता रहा हूं आपको, करना क्या, x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, बस। अब इसके बाद आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सबको आता ही है, तो उसको देख लीजिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आसान तरीका होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब बच्चों को आती है। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा दिमाग और लगाना है एक बार। तो 12 स्क्वायर हो गया 144, तो 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस 12। यहां से कॉमन निकाल लेना आप, किसको निकाल लेना, 16 को निकालेंगे, 16 बाहर निकल के 4 हो जाएगा,
है ना। तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस और ये 4 आ गया, 16 9 में 144 और ये हो जाएगा 50 माइनस 5 और अपॉन में 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 15 कितना हो गया -6 और प्लस y तो मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 6 एंड होल अपॉन यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिया 2। अब देखो इसमें आपको छोटी सी एक बात और ध्यान देना है, ये जो प्लस माइनस साइन लगा है तो दो ऑप्शन आएंगे अपने पास, एक तो आ जाएगा प्लस अंडर रूट y माइनस 6 और एक माइनस। बट आप ध्यान से देखिए जो x है जो अपना डोमेन है वो नेचुरल नंबर टाइप का है ना, और यदि आप माइनस साइन ले लेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव के आंसर आने वाला है तो ये पूरा नेगेटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि x जो मेरा डोमेन दे रखा था वो नेचुरल नंबर टाइप का सेट था। तो मैं इस माइनस साइन को नहीं लेने वाला हूं, मैं इसको प्लस लेने वाला हूं ताकि मेरा आंसर नेचुरल नंबर टाइप का बन पाए। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा -3 प्लस ये मेरा केस, ठीक है। और y हमेशा क्या होने वाला है, y हमेशा 6 से बड़ा होने वाला है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ही रहेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो डोमेन में कहां पर जा रहा है, किस किस रेंज के हिसाब से, वो अलग बात है। बट हमको नेगेटिव साइन एटलीस्ट इसलिए यहाँ पे नेग्लेक्ट करना पड़ा क्योंकि अदरवाइज वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा तो वो डोमेन में रह ही नहीं पा रहा है ना, ठीक है। बाकी तो डिपेंड करेगा कि y की ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगी ताकि ये नेचुरल नंबर टाइप का ही अपना आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद हमें बताना होता है लेट अस डिफाइन अ न्यू फंक्शन। अब f है तो अपन g डिफाइन कर लेते हैं, एक नया फंक्शन g डिफाइन करते हैं, g ऑफ y टेंड्स टू, तो y नहीं लेंगे अब, तो मैं यहाँ पे जो डोमेन और रेंज क्या है n और s दे रखी थी है ना, तो यहाँ पे अपन कहते हैं लेट देयर इज अ न्यू फंक्शन g s टेंड्स टू n ले रहे हैं, है ना, ठीक है, सच दैट कि g ऑफ s कह लेते हैं या y कह लेते हैं, y में सॉल्व किया तो g ऑफ y कितना हो जाएगा, g ऑफ y हो जाएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन ये हो गया, ये अपना पैटर्न था, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बताना है कि ये तो मैंने डोमेन और रेंज को एक्सचेंज करके बना लेना फंक्शन। अब मुझे ये बताना है कि ये इसका इनवर्स है या नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है आपको f ऑफ g और g ऑफ f निकालना होता है। ये सब आप लोगों ने सीख रखा है तो आपको कुछ मत करना है, f ऑफ g निकाल लेना है ना, तो f ऑफ g निकाल लो और g ऑफ f निकाल लो। तो f ऑफ g का आंसर क्या आएगा, यदि f ऑफ g का आंसर, f की रेंज क्या है, f की रेंज है अपनी s है, ठीक है, जो कि y में आएगी। तो यदि इसका आंसर i ऑफ y आ गया और इसका आंसर i ऑफ x आ गया, ठीक है, इसका आंसर i ऑफ x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इसका आ गया, इसका आंसर भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। बट अब यहाँ पर जो आप i ऑफ y की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे आप s लिखोगे, ठीक है, क्यों लिखोगे, क्योंकि रेंज में s है, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन में क्या है n है, तो यहाँ इसको n लिखेंगे, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको सॉल्व करके आप जब आंसर सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, इसका सॉल्व करके x आ जाएगा। आपको पता ही है f ऑफ g और g ऑफ f कैसे निकालते हैं, है ना, पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी, पुट करके थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व कर लो। तो f ऑफ g और g ऑफ f यदि आपका आइडेंटिटी फंक्शन आंसर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि g जो है वो f का इनवर्स है, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f। ये कैलकुलेशन में शो नहीं कर रहा हूं, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू, छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन आपको पुट करके थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज पर डिस्कशन कर लूंगा। वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे तो ही आप उसको शेयर करें, है ना। बट कमेंट सारे बच्चे करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, आप कहां से हैं, कहां पे बिलोंग करते हैं, थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं उस टाइप से और लेक्चर और भी आपको डालूंगा। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कौन कौन से आपको लेक्चर सॉल्व करना है। ओके, गुड डे।